हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आप जो स्कोर कर पाते हो उसको भी काउंट करिए। तो ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह होगा जिसमें हम 15 मार्क्स के हिंदी पैरागोजी के क्वेश्चन देखेंगे एंड 15 मार्क्स के अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज से क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है आपसे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे चूज करना है आपको। तो यहाँ पे 31 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस तथ्य पर आधारित है कि फर्स्ट ऑप्शन है इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। सेकंड है इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का जो तर्क आधार है वो किस तथ्य पर आधारित है। 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती है, यानी कि हम देखने पे भी फोकस करते हैं और सुनने पे भी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकंड कैथरीन ओकानर, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है चॉम्स्की। तो ऐसा किन्होंने कहा है। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि कैथरीन ओकानर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो कम इम्पोर्टेंट है उसे चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सेकंड है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है उसे चूज करिए। 34 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, सेकंड है विदेशी साहित्य की रचनाएं, थर्ड है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो प्राइमरी लेवल पर भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें किस तरह की रचनाओं का समावेश होना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा 35 का आपका ऑप्शन 3 यानी कि ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, सेकंड ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, थर्ड है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना एंड फोर्थ ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके अकॉर्डिंग याद करना कंठस्थ करना ये एकदम रॉन्ग है और इसको शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37,
हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, सेकंड सीखने की क्षमता का आकलन, थर्ड काव्य सौंदर्य एंड फोर्थ ऑप्शन है निबंध लिखने की योग्यता। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते टाइम आप जिसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे वो क्या होगा? 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि सीखने की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, सेकंड है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना, थर्ड है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए एंड फोर्थ ऑप्शन है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो भाषिक क्षमता के आकलन के लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखे। इसमें सभी बच्चों की जो भाषिक क्षमता होगी उसका आकलन आप कर पाओगे, क्योंकि सब अपनी रचनात्मकता के अनुसार अपने अपने माध्यम से लिखेंगे, उनके मन में जो भी इसका उत्तर आएगा वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा जो है तो उसका एक बंधा बंधाया उत्तर होता है जो सभी बच्चे एक समान देंगे। तो भाषा के आकलन के लिए जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? फर्स्ट है संवाद अदायगी, सेकंड व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, थर्ड है अपने अनुभवों का वर्णन एंड फोर्थ ऑप्शन है बातचीत करना। तो मौखिक अभिव्यक्ति उसका विकास करने के लिए जो सबसे कम प्रभावी है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है आपसे कि यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह फर्स्ट ऑप्शन है उसके माता पिता को सूचित करे एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करे, सेकंड ऑप्शन है स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करे एवं गलती करने पर बालक को दंडित करे, थर्ड ऑप्शन है उसकी ओर ध्यान नहीं दे एंड फोर्थ ऑप्शन है बालक को बोलने के कम अवसर प्रदान करे एवं उसे अधिक सुनने के लिए प्रेरित करे। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 उसके माता पिता को सूचित करे एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उसकी मदद करे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है आपसे कि यदि छात्र की डैश इंद्रिय में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पठन, सेकंड श्रवण, थर्ड दृश्य एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी बच्चे की, किसी छात्र की श्रवण इंद्रिया यानी कि सुनने की क्षमता में कमी है, उसमें दोष है, तो वो भाषा सीख ही नहीं पाएगा और अगर भाषा को वो सीख ही नहीं पाएगा तो वो अपने मनोभावों को भी अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है आपसे कि डैश ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है वाचन कौशल, सेकंड पठन कौशल, थर्ड श्रवण कौशल एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों चारों कौशलों में से वाचन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल और लेखन कौशल, इन चारों कौशलों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी कि श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है सुपाठ्य लेख लिखना, सेकंड है सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना, थर्ड है शब्दों की शुद्ध बर्तनी लिखना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो लेखन शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, सेकंड है जहां शिक्षक बोले और छात्र ध्यान से सुने, थर्ड है जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो एंड फोर्थ ऑप्शन है दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो। तो भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 45 है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर र वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, ऐसे में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसे र वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, सेकंड है अंकिता को र वाले शब्दों की सूची देंगे, थर्ड है अंकिता को र वाले
शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्विंग र वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे। 45 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। स्विंग र वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक पेशेंस रखते हुए बोलने का अभ्यास करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक को सॉल्व करने के लिए हमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का माध्यम अपरिहार्यतः अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंदानुभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उक्ति का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपी भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने में अवरोधक सिद्ध हो सकती है। उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से भी उसके पारस्परिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान के युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। मानव समुदाय को जीवित, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है। उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है। उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक रूप को मूर्त एवं बिंबात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्य के विविध समुदाय हैं, उसकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श हैं। उन्हें भाषा ही अभिव्यक्ति करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, गीत, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं एवं विशिष्टताओं को वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोष जिसे साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूपी ही तो है। अतः इस संबंध में वहम की किंचित गुंजाइश नहीं है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने और समझाने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचारों में ऐक्य हो रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा परम आवश्यक है। काफ़ी छोटा छोटा है इसलिए पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आपने इसको सुना और पढ़ा भी होगा आपने मेरे साथ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, विकास और भाषा। सेकंड, भाषा बहता नीर। थर्ड, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। एंड फोर्थ ऑप्शन है साहित्य और भाषा तत्व। तो अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा, इसका जो सबसे बेस्ट शीर्षक हो सकता है वो होगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है काव्य साहित्य। सेकंड, प्रतीक एवं संकेत। थर्ड, शब्द रूपा भाषा। एंड फोर्थ ऑप्शन है ललित कलाएं। तो भाव एवं विचार विनिमय का जो सक्षम साधन है वो है ऑप्शन 3, यानी कि शब्द रूपा भाषा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति फर्स्ट ऑप्शन है मौन व्रत से प्राप्त होती है। सेकंड है अनिवर्षणीय होती है। थर्ड है अभिव्यक्ति के लिए कसमसाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अत्यंत मधुर होती है। तो कबीर ने जो कहा है कि गूंगे केरी सरकरा, इससे उनका अभिप्राय क्या है? करेक्ट होगा 48 का आपका ऑप्शन 2, अनिवर्षणीय होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के सशक्त माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व एवं चरित्र।
सेकंड है साहित्य शास्त्र एवं संगीत, थर्ड है भाषा एवं शैली एंड फोर्थ ऑप्शन है साहित्य और कला। 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि साहित्य और कला। क्वेश्चन नंबर 50 है भाषा तत्व के अभाव में अस्तित्व संभव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मानवीय संवेदनाओं का, सेकंड है मानवीय आदर्शों का, थर्ड है मानव रचित साहित्य का एंड फोर्थ ऑप्शन है मानव व्यक्तित्व का। तो भाषा के अभाव में किस चीज का अस्तित्व संभव नहीं है? 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि मानवीय संवेदनाओं का अस्तित्व भाषा के बिना नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है आपसे कि मानव समुदाय में कौन सा समास है। फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो मानव समुदाय इसमें किस समास का यूज हुआ है? 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि मानव का समुदाय तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 60 तक को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसे पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन करते हुए उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार सूचनाओं को साझा करने के उद्देश्य से किया गया था। पहले इसके माध्यम से हर प्रकार की सूचना को साझा करना संभव नहीं था, किंतु अब सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में दस्तावेजों एवं ध्वनि के साथ साथ वीडियो का आदान प्रदान करना भी संभव हो गया है। इंटरनेट वह जीन है जो आपके सभी हुक्मों की तामील करने को तैयार रहता है। विदेश जाने के लिए हवाई जहाज की टिकट बुक करना हो, किसी पर्यटन स्थल पर स्थित होटल का कोई कमरा बुक करना हो, किसी किताब का ऑर्डर देना हो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देना हो, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेनी हो या वकीलों से कानूनी सलाह लेनी हो, इंटरनेट हर मर्ज की दवा है। इंटरनेट ने सरकार, व्यापार और शिक्षा के नए अवसर दिए हैं। सरकारें अपने प्रशासनिक कार्यों के संचालन, विभिन्न कर प्रणाली, प्रबंधन और सूचनाओं के प्रसारण जैसे अनेकानेक कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। कुछ वर्ष पहले तक इंटरनेट व्यापार और वाणिज्य में प्रभावी नहीं था, लेकिन आज सभी तरह के विपणन और व्यापारिक लेन देन इसके जरिए संभव है। इंटरनेट पर आज पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है, रेडियो के चैनल उपलब्ध है और टेलीविजन के लगभग सभी चैनल भी मौजूद है। इंटरनेट के माध्यम से आज शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जुड़कर किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट के कई लाभ हैं तो इसकी कई खामियां भी है। इसके माध्यम से नग्न दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसान हो गई है। कई लोग इंटरनेट का प्रयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराकर उनका दुरुपयोग करने में करते हैं। इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक होता है। इन सब के अतिरिक्त बहुत सारे लोग इस पर अनावश्यक और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते रहते हैं। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इनके इस्तेमाल के वक्त हमें काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। इस तरह इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरों की भी कमी नहीं है। यदि इसका सही इस्तेमाल करना आ जाए तो इस सागर से ज्ञान व प्रगति के मोती हासिल होंगे और यदि गलत इस्तेमाल किया जाए तो कूड़ा कचरा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान के सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित उपयोग मनुष्य की तरक्की में अहम भूमिका निभाएगा। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही इस्तेमाल सीखना अति आवश्यक है, वरना यह बच्चों के हाथों में धारदार तलवार साबित होगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है आपसे कि इंटरनेट से संभवित होने वाले किस कार्य की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है। फर्स्ट है अश्लील साइटों को देखना, सेकंड सूचनाओं को चुराना, थर्ड साइबर अपराध एंड फोर्थ ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का विकास। तो जिसकी चर्चा नहीं की गई है वो है आपका ऑप्शन 2 अश्लील साइट देखते समय।
अगला है क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य की तरक्की में अहम भूमिका कौन निभाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट, सेकंड इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर, थर्ड इंटरनेट का समुचित उपयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित उपयोग। तो मनुष्य की तरक्की में जो अहम भूमिका निभा सकता है, जो निभाएगा, वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, इंटरनेट है, फर्स्ट ऑप्शन है एक जिन, सेकंड एक माध्यम, थर्ड सूचना प्रौद्योगिकी एंड फोर्थ ऑप्शन है सूचना। 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 माध्यम। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंटरनेट के जरिए किस संभव कार्य की चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में नहीं की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, सेकंड वकीलों से कानूनी सलाह लेना, थर्ड खेलों का सीधा प्रसारण एंड फोर्थ ऑप्शन है शैक्षणिक पाठ्यक्रम का संचालन। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि खेलों का सीधा प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 57 है, हर मर्ज की दवा का तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है हर बीमारी का इलाज इसके जरिए संभव है, सेकंड है हर समस्या का समाधान इसके जरिए संभव है, थर्ड है इसके जरिए हर प्रकार का कार्य संभव है एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, इसके जरिए हर प्रकार का कार्य संभव है। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रशासनिक की तरह किस विशेषण पद का प्रयोग प्रस्तुत गद्यांश में नहीं किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यापारिक, सेकंड शैक्षणिक, थर्ड राजनीतिक एंड फोर्थ ऑप्शन है अनावश्यक। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 59 है, अनावश्यक का संधि विच्छेद है, तो इन चारों ऑप्शंस में जिसमें अनावश्यक का सही संधि विच्छेद किया गया है उसे चूज करिए। करेक्ट होगा 59 का हमारा ऑप्शन 1 अन प्लस आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट से हानि संभव है, सेकंड है इंटरनेट से एक नहीं अनेकों लाभ संभव है, थर्ड है इंटरनेट का असावधानी से प्रयोग भी हानिकारक नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेट हर प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक है। तो इंटरनेट के संबंध में इन चारों ऑप्शंस में से जो कथन असत्य है वो है आपका ऑप्शन 3, इंटरनेट का असावधानी से प्रयोग भी हानिकारक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2 से हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।